ये हमारे अनुज हैं जितने भी बैठे हैं, और बाकी राष्ट्र हमें जानता है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मदिरा का जो एक प्रचार प्रसार भारतवर्ष में एक षड्यंत्र के तहत लाया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। सच्चाई बात यह है कि कांग्रेस शासन काल से लेकर के अभी तक 15 साल का कार्यकाल बहन शीला दीक्षित जी का, उससे पहले 5 साल का कार्यकाल लगभग 3 मुख्यमंत्री रहे हैं इस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, और पिछले 8 वर्षों से दूसरी पार्टी, नई पार्टी की सरकार आई। गरीब की बात जहां तक बात आती है तो सच्चाई नहीं छुपाना चाहिए। आज दिल्ली की हालत यह है कि आप स्टिंग ऑपरेशन अगर करना का हिम्मत है मीडिया में, वैसे तो मीडिया वाले तो बहुत हिम्मती होते हैं, उनको हम चैलेंज नहीं करते, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद राष्ट्र की बहुत से मुद्दे जो हैं वो दब गए होते हैं जी। तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा इस राष्ट्र में, और मैं वरिष्ठ जितने भी हमारे पत्रकार साथी रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आई थी, आज तक के जो हमारे ये जिस जन्मदाता हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लाए, वो हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से थे, एसपी सिंह जी। तो आज सच्चाई ये है, मैं संक्षिप्त बात ये कहना चाहता हूँ कि आपके किराने की दुकान पे भी शराब मदिरा का जो है बिक्री और खरीद हो रही है। कल ही अभी मैं अशोकनगर क्षेत्र का दौरा कर रहा था, रात्रि 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक। वहाँ पे मैंने पाया कि वहाँ मैंने 3,000 घरों का सर्वे किया, और वहाँ की महिला और बच्चों से बात किया। वहाँ पे लोग बहुत त्रस्त हैं। यही हाल कल्याणपुरी का है, त्रिलोकपुरी का है, संगम बिहार का है, आपने बहन जी हमारी ले रही हैं नाम, तो उससे छुपा नहीं है। तो ये बहुत त्रस्त हैं लोग बाग, और सरकारें जो भी आती हैं वो कहती हैं कि हम इस पर रोक लगाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उसका प्रचार प्रसार 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो मैं रही बात भ्रष्टाचार की, तो आपके सामने है, कोई छुपा नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह का हम सब ने एक उम्मीद लगाए थे अन्ना जी के आंदोलन में कि चलो एक स्वतंत्र राजनीति के तहत कुछ आ रहे हैं, जहां राजनीति में अविश्वास पैदा हुआ है लोगों का, वहां कोई एक किरण दिखा था हम लोगों को कि चलो कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त एक हमें शासन मिलेगा, भ्रष्टाचार मिलेगा। युवा लोग आ रहे हैं, लेके आए थे वादा, इन्होंने यही किया था कि मैं युवाओं के साथ आ रहा हूँ और एक भारत का परिवर्तन करूँगा। अच्छा लगा, और यही वादा लेकर के हमारे महंता जी आए थे, प्रफुल्ल कुमार महंता जी भी आए थे। छात्र आंदोलन से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था उन्होंने आसाम के अंदर। तो लेकिन आते तो फिर उनका जो अभिप्राय था वो बदल गया। अभिप्राय इनका राजनीति स्वच्छ राजनीति नहीं थी, क्योंकि ये IAS अधिकारी थे, और इनको बस चोरों को कहाँ से चोरी करो और कहाँ से भाग जाओ, ये रास्ता ढूंढते रहे। आपके सामने है, सारी चीज़ें हैं, ये किसी पार्टी का आरोप नहीं है, ये न्यायालय देख रहा है, संविधान देख रहा है। और अगर ये ईमानदार होते तो इनके 2 मंत्री जेल में क्यों होते? क्या संविधान वो तो पार्टी का नहीं है, जज तो पार्टी के नहीं है, तो इन्होंने कोई गलत तो किया है, और बहुत भयंकर गलती की है इन्होंने। तो अब इन्हीं को बचाने के लिए तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, विपक्षी नेता, जिन पे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गंभीर आरोप की जांच चल रही है CBI ED द्वारा, वो अब इनके पक्ष में आगे, चाहे अखिलेश यादव हो, फारूक अब्दुल्ला हो, ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, जिनके पिताजी चारा घोटाले में जेल में बंद हैं। तमाम ये बड़े बड़े लोग अब इनके पक्ष में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी जी द्वारा। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने तोता किसको बोला था? CBI। और उनके जो प्रमुख थे उस समय CBI के, उनकी सब आचरण देखे हैं, जनता ने देखा है, देश ने देखा है। तो दुरुपयोग कब हुआ था? मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, 1980 के दशक से राजनीति को मैं बारीकी से देख रहा हूँ, और शायद अभी जो देख रहे हैं हमें विपक्ष के लोग भी देख रहे होंगे कि मैं कौन बोल रहा हूँ और कहाँ से आया हूँ। शायद हमारे जो ये लोग हैं इनको भी नहीं पता होगा कि मैं यहाँ पे हूँ, शायद होते तो अभी सारे वरिष्ठ लोग यहाँ तक आ गए होते। बस इतना चाहता हूँ कि एक राष्ट्र एक प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो दूषित राजनीति को, भारत के विकास को और यहाँ की जो गरीबी को दूर करे। हम सब जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ थी, हमने तो
हमने अभी आपको बता दूं, मैं हमारी उम्र बहुत कम थी, मैं अपने गुरुकुल से निकला था और मोतीलाल बोरा जी उस समय वरिष्ठ थे, डॉक्टर रामचंद्र रेड्डी जी उस समय वरिष्ठ थे। मैं हैदराबाद के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम दे रहा था और उस समय भी यही नारा लगा था कि गरीबी हटाऊंगा। वारंगल में था मैं श्रीहरिकोटा गडांगी में था, मैं राजमुंद्री में था। तो पूरे राष्ट्र का भ्रमण करने के बाद अब सच्चाई की बात करो कि 2014 के बाद, मई 2014 के बाद क्या बदला। मैं कह रहा हूँ मई 2015 के बाद से आप 1947 से लेकर के अभी तक आ जाइए, समय बहुत कम है। आप डिबेट रखिए। मैं सभी भारत के राष्ट्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों को जो बौद्धिक ज्ञाता हैं उन सबसे निवेदन कर रहा हूँ, एक मंच पर आइए और इसकी समीक्षा कीजिए, ईमानदारी से समीक्षा करिए। हम लोग देखिए, हमारे संबंध सभी से मधुर हैं, लेकिन आचरण और व्यक्तित्व जहाँ तक बात आती है, आलोचना होना चाहिए, हमारी भी होना चाहिए, सरकार की भी होनी चाहिए, मोदी जी की भी होनी चाहिए, लेकिन सात्विक होनी चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। पहले आप अध्ययन करिए। हमें मीडिया के बारे में जानकारी नहीं है और मैं मीडिया के बारे में मैं उसको बोलने चला जाऊं तो वो उचित नहीं है। तो एक तरफ मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमने शिक्षा में बड़ा बदलाव किया है, अब दूसरी तरफ उन्होंने शराब का घोटाले में वो जेल में जानना चाहता हूं कि मुझे एक लिस्ट जरा दे दें कि कितने विधायक इनके बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने हैं जो दिल्ली के महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, बता दे जरा। और अगर इतनी अच्छी शिक्षा है, इतनी अच्छी शिक्षा है, तो फिर इनके बच्चे विदेश क्यों गए? आप बताइए ना। क्या हमारे पास हमारी माताओं ने ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी पैदा ही नहीं किया कि राष्ट्र, हमारा राष्ट्र विद्वानों से खाली हो चुका है? नहीं, आपने उनको मौका नहीं दे रहे हो, आप उनको आगे आने नहीं दे रहे हो, कोई भी नहीं आने दे रहा कि उनको डर है कि कहीं मैं पीछे ना हो जाऊं। तो देखिए, आगे पीछे तो एक दिन इस पृथ्वी पर सबको आना और जाना है। सच्चाई की, ईमानदारी के जो भी जिस लिए है वो सब राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं। और मैं सबसे कह रहा हूँ, भ्रष्टाचारियों को ढूंढ कर उनको दफन करो। युवाओं से कह रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, आप आगे आओ। छात्र नेताओं से कह रहा हूँ, आप लोग आगे आओ। ये राष्ट्र आपका है, ये समय आपका है। ये इस राष्ट्र को हम लोग ले आकर के यहाँ तक लाए हैं, 1900 लेकर के 2022 तक। 2024 में लोकसभा का इलेक्शन एक ही साल रह गया है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होने का आह्वान कर रही हैं। कोई कह रहा है राहुल गांधी बनेंगे, कोई कह रहा है अखिलेश यादव, कोई ममता बनर्जी। आपका क्या मानना है? देखिए, मोदी जी को हराने के लिए अभी 7 जन्म लेना पड़ेगा। ये 2014 एक दिन में नहीं आया है। हम लोग 1980 से मेहनत की हैं। 1989 के आंदोलन में हम गाजियाबाद में रहे हैं, वहाँ के डासना जेल में हम 15 दिन बंद रहे हैं। लेकिन आज तक कोई भी सरकार, जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी ने ये नहीं बता पाया, कारण नहीं बता पाया कि मुझे बंद क्यों किया था। हमारे ऊपर 450 मुकदमे कांग्रेस ने दर्ज किए थे। जितने भी इनके वरिष्ठ वकील थे सब भाग खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट से, किसी ने जवाब नहीं दिया। और एक तरफ दूसरी तरफ योगी जी हैं जिन्होंने विधानसभा में खुल के कहा कि इन उमेश पाल के आरोपियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, जितने भी माफिया हैं। और अब गिनती की आ रही है कि जो शूटर हैं उनको भी आज ढेर कर दिया है। नहीं, ये अच्छे काम है ना। देखिए, आप मीडिया कर्मी हैं, कौन होता है कोई दूसरा आदमी आपकी बात को दबाने के लिए? अगर आप मेरे हित की बात नहीं कर रहे हो, मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हो, तो क्या मैं आपको खत्म कर दूं? ये कहाँ का न्याय है? मुझे बताइए ना आप। क्या उमेश पाल जी का जीने का हक नहीं था? कृष्णानंद राय जी को जीने का हक नहीं था? क्या मुख्तार अंसारी का वो मऊ वाला दंगा सब हम लोग भूल गए क्या? योगी आदित्यनाथ की 15 गाड़ियां जला दी गई थी, उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो जब ये सारी चीजें थी, ग्राउंड पे हैं, आप कहाँ तक बाज पाएंगे? इसीलिए हमने उनका नाम दिया था मोहम्मद अखिलेशुद्दीन बिन सैफई। इसीलिए नाम दिया था कि आपके कर्म में खोट है, आप निष्पक्षता के साथ में शासन नहीं चला पाए। आप व्यक्ति अच्छे हैं, नीति खराब है आपकी। आपने तो इतनी लंबी राजनीति देखी है, जो लोग आपको सुन रहे होंगे, तो 24 में क्या करें इस बार देश की जनता? जनता पुनर्वही करे, मोदी जी को लाए। अगर उनके अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कमी है, सत्ता चलाने में कहीं कमी लग रही है, कहीं हमारा नेता मंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आप लाओ ना सामने। मैं बैठा हूँ, मैं नागपुर में बैठा हूँ, मैं अब खुलकर बोल रहा हूँ आपको, मैं नागपुर में बैठा हूँ।